टॉप स्पीड एडवांस समान ज्ञान बुक से पार्ट आज 93। आज चैप्टर चलेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसका आज पहला वीडियो होगा। भारत में प्राचीन काल से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सुदृढ़ परंपरा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व 3000 ईस्वी पूर्व अमरी, कोडजिदी आदि में उच्च स्तर की सभ्यता विकसित थी, जिसका निर्माण केवल उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी द्वारा ही संभव था। सन 1876 ईस्वी में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की कोलकाता में स्थापना की, जिसमें अनुसंधान के लिए एक उन्नत प्रयोगशाला की व्यवस्था की। इस प्रकार क्रमशः प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास होता गया। सन 1883 ईस्वी में मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई। सन 1907 ईस्वी में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। सन 1908 ईस्वी में मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। 1907 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना हुई और 1908 में सिर्फ मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। सन 1914 ईस्वी में लखनऊ के प्रोफेसर P.S. मैकमोहन तथा चेन्नई के प्रोफेसर साइमन द्वारा इंडियन साइंस कॉर्पोरेट एसोसिएशन की स्थापना हुई। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई। P.S. मैकमोहन तथा प्रोफेसर साइमन के द्वारा। सन 1934 ईस्वी में बेंगलुरु में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना की गई। सन 1936 ईस्वी में इलाहाबाद के शीलाधर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना की गई। सन 1942 ईस्वी में दिल्ली में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना की गई। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान अंतरिक्ष विभाग DOS की स्थापना 19 जून 1972 ईस्वी में की गई थी और इसरो को DOS के अंतर्गत सितंबर 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु हेडक्वार्टर में लगाया गया। अब तक इस विभाग द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उपयोग के क्षेत्र में सभी पहलुओं पर प्रगति हो रही है। इस विभाग द्वारा स्थापित अंतरिक्ष प्रणाली राष्ट्रीय संरचना, विशेष रूप से संचार, प्रसारण, मौसम विभाग, आपदा चेतावनी तथा संसाधनों मॉनिटरिंग और प्रबंधन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घटक बन गई है। IRS और इनसेट श्रृंखला में अधिक उन्नत उपग्रहों के विमोचन तथा PSLV तथा GSLV जैसे स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित परमोचक रॉकेटों का उपयोग करते हुए कक्षा में इसकी स्थापना की योजना के आत्मनिर्भर रूप में देश के विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मार्ग प्रशस्त किया। ध्रुवीय कक्षाओं में 1200 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों को स्थापित करने की PSLV की क्षमता सिद्ध हो जाने के बाद IRS श्रेणी के सभी परिवर्तित उपग्रहों फॉलो ऑन सैटेलाइट इनका इसी रॉकेट द्वारा प्रमोशन करने की योजना बनी। इससे देश का सबसे बड़ा 4 भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह समूह IRS-1B, IRS-1B, IRS-1C, IRS-1D, IRS-P3 लाभान्वित हो रहा है। भारत में केंद्र सरकार के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं संगठन निम्नलिखित है। नंबर 1 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST। नंबर 2 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विकास, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नंबर 3 जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नंबर 4 समुद्री विकास विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट। नंबर 5 अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नंबर 6 परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नंबर 7 मौसम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी। नंबर 8 प्रतिरक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। नंबर 9 कृषि विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नंबर 10 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी।
नंबर 11 इलेक्ट्रॉनिक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान 1962 ईस्वी में डॉक्टर विक्रम साराभाई जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम शुरू किया। 1963 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम के सेंट मेरी मैकडोनाल्ड चर्च में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 21 नवंबर 1966 ईस्वी में देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपाक यानी अमेरिका निर्मित को थूम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट परीक्षण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। 15 अगस्त 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। यह उपग्रह के डिजाइन का निर्माण करती है। भारत का अंतरिक्ष अभियान भारत के अंतरिक्ष केंद्र एवं यूनिट। नंबर 1 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC तिरुवनंतपुरम, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर BSSC तिरुवनंतपुरम। नंबर 2 इसरो उपग्रह केंद्र आईजैक बेंगलुरु। नंबर 3 अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र शेख अहमदाबाद। नंबर 4 सार केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। नंबर 5 बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और महेंद्रगिरी में अपनी सुविधाओं सहित द्रव नोदन प्रणाली केंद्र LPSC किया। नंबर 8 विकास तथा शैक्षिक यूनिट डेंगू अहमदाबाद में स्थापित हुआ। नंबर 7 बेंगलुरु, लखनऊ, श्रीहरिकोटा, कार निकोबार और मॉरिशस में अपने केंद्रों सहित इसरो दूरमितीय अनुवर्तन तथा आदेश नेटवर्क इंस्ट्रेक को स्थापित किया। नंबर 8 इसरो जड़ित प्रणाली यूनिट IISU तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया। नंबर 9 इनसेट प्रधान नियंत्रक सुविधा MCF हासन कर्नाटक में स्थापित हुआ। नंबर 10 IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून उत्तराखंड में स्थापित किया गया और इसे पुनः स्थापित WEF 3 अप्रैल 2011 में स्थापना किया गया। इसका परमाणु अंतरिक्ष केंद्र व इकाइयां विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC तिरुवनंतपुरम रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान संबंधित विकास परियोजना बनाना व उन्हें क्रियान्वित करना। इस केंद्र का मुख्य कार्य है SLV 3 ASLV 5 PSLV 5 GSLV जैसे SLV 3 ASLV PSLV तथा GSLV जैसे अब तक के प्रक्षेपण यान इसी केंद्र में विकसित किए गए हैं। इसरो उपग्रह ISAC बेंगलुरु उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और उनसे संबंधित प्रबंध कार्य संपन्न करना इस केंद्र का मुख्य कार्य है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंधन हेतु दूर संवेदन, दूर संचार एवं टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग करना, पर्यावरण पर्यवेक्षण, मौसम विभाग, भूमापन आदि कार्यों इस केंद्र के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी NRSA हैदराबाद, यह एजेंसी अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। इसका मुख्य केंद्र बालानगर में है। भारतीय दूर संवेदी संस्थान देहरादून भी इसी एजेंसी का एक अंग है। यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर पृथ्वी के संसाधनों की पहचान करता है, उनका वर्गीकरण और निगरानी भी करता है। इसरो जड़ प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों हेतु जड़ प्रणाली का विकास करना इस इकाई का मुख्य कार्य है। SHAR केंद्र श्रीहरिकोटा इसरो का यह प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन से चलने वाले रॉकेट
के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण एवं प्रणोदक का प्रसंस्करण किया जाता है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद यह संस्थान अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत है, जो अंतरिक्ष और संवर्धन विज्ञान में अनुसंधान तथा विकास करने से संबंधित प्रमुख केंद्र है। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रक नेटवर्क मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रक केंद्र बेंगलुरु है। इसके भू केंद्र श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर तथा मॉरिशस है। प्रमुख कार्य इसका है इसरो के प्रक्षेपण यानों तथा उपग्रहों के मिशनों एवं अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री निगरानी तथा नियंत्रण सुविधा प्रदान करना। दर्प प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC इस केंद्र का मुख्य कार्य उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों तथा इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति से संबंधित, जबकि महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों की परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। इस केंद्र की शाखाएं बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम तथा महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। मुख्य नियंत्रक सुविधाएं हासन कर्नाटक में। यह केंद्र इनसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद समस्त गतिविधियों जैसे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना एवं कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं पर निगरानी तथा नियंत्रण का दायित्व निभाता है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रक सुविधा केंद्र 11 अप्रैल 2005 ईस्वी को भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। उपग्रहों के प्रकार परिक्रमा पथ के मापदंडों के आधार पर उपग्रहों को 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, भूतुलकारी उपग्रह। इस प्रकार के उपग्रह वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अब चूंकि अपनी पृथ्वी भी धुरी पर इतने ही समय से परिभ्रमण करती है, अतः ये उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थित प्रतीत होते हैं। इनसेट श्रेणी के उपग्रह को इसी वर्ग में रखा जाता है। नंबर 2, सौरतुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह। ये उपग्रह निकट वृत्तीय ध्रुवीय कक्षा के उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए 500 से 1000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर कार्य करते हैं। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS इसी वर्ग का उपग्रह है। नंबर 3, निम्न भूकक्षीय कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये उपग्रह आमतौर पर एक अंडाकार कक्षा के समानांतर 200 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्य करते हैं। नंबर 4, दीर्घवृत्तीय मोलनिया कक्षा लॉन्ग एलिप्टिकल मोलनिया। ये उपग्रह 504 किलोमीटर से लेकर 39,834 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्यरत होते हैं। भारत के प्रमुख उपग्रह आर्यभट्ट 360 किलोग्राम वाले स्वदेशी तकनीकी से निर्मित विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटरकॉस्मिक प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलता के साथ स्थापित किया गया था। इसकी कार्यविधि 6 माह निर्धारित की गई थी, पर इसने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष से सफलतापूर्वक आंकड़े भेजना जारी रखा। आर्यभट्ट के अंतरिक्ष अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। नंबर 1, वायु विज्ञान प्रयोग, दूसरा सौर भौतिकी प्रयोग, तीसरा एक्स किरण खगोलीय प्रयोग। भास्कर प्रथम इस प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह को 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटरकॉस्मिक प्रक्षेपण यान के जरिए पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसने 1 अगस्त 1981 ईस्वी तक कार्य
को कार्य करना बंद कर दिया। इसके अभियान हेतु निम्न लक्ष्य निर्धारित थे। नंबर 1 जल विज्ञान, दूसरा हिम गलन, तीसरा समुद्र विज्ञान, चौथा वानिकी के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण अनुसंधान करना। भास्कर सेकंड भास्कर द्वितीय, यह उपग्रह भास्कर प्रथम का ही संशोधित प्रतिरूप था। इसे भी रूसी प्रक्षेपण केंद्र बीकानेर से 20 नवंबर 1981 ईस्वी को पृथ्वी से 525 किलोमीटर ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका घूर्णन कक्षा तल के लंबवत रखा गया। समीर उपकरण के द्वारा भास्कर द्वितीय उपग्रह के लिए निर्धारित लक्ष्य थे समुद्र सतह का ताप, समुद्री स्थिति, बर्फ गिरने व पिघलने जैसी घटनाओं का व्यापक रूप से विश्लेषण करना। एप्पल प्रायोगिक संचार उपग्रह भारत का यह प्रथम संचार उपग्रह था, जिसे 19 जून 1981 ईस्वी को फ्रेंच गुयाना के कोरो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 प्रक्षेपण यान के जरिए भू स्थिर कक्षा में लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया था। इस उपग्रह से प्राप्त तकनीकी अनुभव ने इनसेट श्रृंखला के निर्माण तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एप्पल उपग्रह का उपयोग नंबर 1 घरेलू संचार व्यवस्था, दूसरा राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिकता प्रदान करने के लिए, नंबर 3 रेडियो नेटवर्क डाटा संप्रेषण के लिए, नंबर 4 दूर दराज क्षेत्रों में संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए, नंबर 5 भू स्थैतिक कक्षा के उपग्रहों के प्रक्षेपण की तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करने तथा छठा संचार के लिए प्रयुक्त सी बैंड ट्रांसपोंडर के प्रयोग आदि में किया गया। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के तहत भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 के जरिए 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम प्रक्षेपण यान SLV-3 का परीक्षण करना था। इस अभियान के द्वितीय, प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहे। द्वितीय प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RS-1 RS-I को या RS-1 को 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLV-3 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसी प्रकार से रोहिणी RS-1 भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान के जरिए प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह बना। रोहिणी RS-1 इस अभियान के चतुर्थ प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RS-D2 17 अप्रैल 1983 को श्रीहरिकोटा से SLV-3D2 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता के साथ जहां SLV-3 एक प्रामाणिक प्रक्षेपण यान सिद्ध हुआ, वहीं भारत छोटे प्रक्षेपण यानों को विकसित करने वाले देश के श्रेणी में शामिल हो गया। विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला सोर्स। इस श्रृंखला का उद्देश्य था 100 से 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना। उसे संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए छोड़ा गया। इस श्रृंखला के अंतर्गत 4 उपग्रह सोर्स प्रथम, सोर्स द्वितीय, सोर्स तृतीय तथा सोर्स चतुर्थ को प्रक्षेपित किया गया, जिसमें सोर्स प्रथम, सोर्स द्वितीय को प्रक्षेपित करने का प्रयोग असफल रहा, जबकि सोर्स तृतीय, सोर्स चतुर्थ सफल रहे। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अथवा इनसेट प्रणाली बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। यह प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है। इनसेट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्यवस्था, निगरानी तथा संचालन का पूर्व दायित्व अंतरिक्ष विभाग को सौंपा गया है। इस प्रणाली के प्रथम पीढ़ी में 4 उपग्रह इनसेट I-1A, 1B, 1C, 1D
द्वितीय पीढ़ी में 5 उपग्रह इनसेट 2A 2B 2C 2D 2E। तृतीय पीढ़ी में 5 उपग्रह 3A 3B 3C 3D 3 तथा चौथी पीढ़ी में 7 उपग्रह योजना बनाई गई है, जबकि चौथी पीढ़ी के उपग्रह 4A 4C 4B तथा 4CR का प्रक्षेपण हो चुका है। उपयोग। इस प्रणाली का उपयोग नंबर 1 लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से सामुदायिक दूरदर्शन के पीछे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, तीसरा भू स्थित ट्रांसमीटरों के माध्यम से पुनः प्रसारण हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने, नंबर 4 मौसम संबंधी जानकारी, नंबर 5 वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा नंबर 6 आंकड़ों के संप्रेषण में किया जाता है। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रणाली की सहायता के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली का विकास किया गया है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था मृदा, जल, भूजल, सागर, वन आदि प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण व सतत निगरानी करना है। दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपे संसाधनों को छुए बिना प्रकीर्णन विधि से विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत उपग्रह में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स कैमरों से पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का चित्र लिया जाता है और उन चित्रों के विश्लेषण से विशेष जानकारी प्राप्त की जाती है। दूर संवेदी उपग्रह के द्वारा सुदूर संवेदन की प्रक्रिया को एक निश्चित समय के बाद दोहराकर किसी स्थान विशेष पर समयानुसार हो रहे परिवर्तनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में IRS उपग्रह किसी विशेष स्थान पर लक्ष्य प्रत्येक 3 सप्ताह के बाद वर्तमान में IRS उपग्रह किसी भी स्थान पर लगभग प्रत्येक 3 सप्ताह के बाद गुजरता है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रक्षेपित किए गए उपग्रह निम्नलिखित है: IRS-1A, IRS-1B, IRS-1E, IRS-P2, IRS-1C, IRS-P4, IRS-P6, कार्टोसैट 1 एवं कार्टोसैट 2 आदि। नोट: भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसैट प्रथम है। मेडसेट भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-3 के माध्यम से देश के पहले मौसम संबंधित विशिष्ट उपग्रह मेडसेट को भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। यह पहला अवसर था कि जब किसी अंतरिक्ष यान को 1000 किलोग्राम से अधिक भार के उपग्रह को भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया। इससे पहले भी उपग्रह केंद्र ध्रुवीय कक्षा में ही स्थापित किए गए। मेडसेट की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, जिसमें पृथ्वी से निकटतम बिंदु 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले मौसम संबंधित जानकारियां इनसेट श्रेणी के उपग्रहों से प्राप्त की जाती थी, जबकि यह प्रथम अवसर था जब देश ने मौसम संबंधित जानकारियां प्राप्त करने हेतु स्वदेशी प्रक्षेपण यान से विशेष मौसम उपग्रह प्रक्षेपित किया। नोट: भू-स्थैतिक कक्षा से तात्पर्य है कि जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी कोणीय गति से उपग्रह भी घूमेगा। इस कारण से उपग्रह सदा पृथ्वी के एक विशेष स्थान के ऊपर स्थिर नजर आएगा। एजुसेट श्रीहरिकोटा से 20 सितंबर 2004 ईस्वी को शिक्षा के क्षेत्र हेतु समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह एजुसेट को सफलतापूर्वक भू-स्थैतिक कक्षा में स्वदेशी तकनीकी से निर्मित
भू समस्थापिक उपग्रह प्रक्षेपण या GSLV F-01 की सहायता से स्थापित किया गया। इसमें समाविष्ट नई प्रौद्योगिकी को I-2 नाम दिया गया, जिसके माध्यम से शिक्षा संबंधित कार्यों का प्रसारण हो रहा है। इस उपग्रह की कार्य अवधि 7 वर्ष निर्धारित है। एजुसेट को प्रक्षेपित करने वाले प्रक्षेपण यान का निर्माण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में किया गया, जबकि एजुसेट का निर्माण इसरो के बेंगलुरु स्थित केंद्र में किया गया। GSLV की यह पहली कार्यात्मक उड़ान थी। हेमसेट PSLV C6 के जरिए कार्टोसैट प्रथम के साथ संचार उपग्रह हेमसेट को एक अतिरिक्त उपग्रह के रूप में 5 मई 2005 को छोड़ा गया था। यह एक छोटा आकार का उपग्रह था। इसका उद्देश्य देश और विश्व में हैम यानी सोखिया रेडियो ऑपरेटरों को उपग्रह आधारित रेडियो सेवा बिना किसी शुल्क के यानी मुफ्त में उपलब्ध कराना है। इस उपग्रह के कार्यविधि लगभग 2 वर्ष है। प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 भारत ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साधारण क्षमता वाले SLV-3 के विकास से कदम रखा। 18 जुलाई 1980 को SLV का सफल प्रौद्योगिकी परीक्षण करके भारत ने इस क्षेत्र में अपनी योग्यता को सिद्ध किया और इस प्रकार अंतरिक्ष क्लब का 6वां सदस्य बन गया। अंतरिक्ष क्लब के पूर्व 5 सदस्य रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान व चीन था। SLV-3 का ईंधन ठोस था। यह एक 4 चरणों वाला साधारण क्षमता का उपग्रह प्रक्षेपण यान था। यह यान 40 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था। SLV-3 के 4 प्रायोगिक परीक्षण हुए, जिनमें द्वितीय तथा चतुर्थ प्रक्षेपण सफल रहा। 17 अप्रैल 1983 ईस्वी को SLV-3 की चतुर्थ व अंतिम उड़ान हुई, जिनके द्वारा रोहिणी RSD-2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया और फिर इस उपग्रह प्रक्षेपण यान के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV यह उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का ही संवर्धित रूप है। 100 से 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से ही इसको विकसित किया गया था। यह एक 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान था। ठोस प्रणोदक यानी ईंधन से चलने वाले SLV के स्ट्रैप ऑन प्रथम तथा द्वितीय चरण हेतु स्वदेशी तकनीकी से विकसित हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइडाइन प्रणोदक एवं तृतीय तथा चतुर्थ चरण हेतु HEF-20 प्रणोदक का प्रयोग किया गया था। ASLV के कुल 4 प्रक्षेपण कराए गए थे, जिनमें से ASLV-D1 24 मार्च 1987 ईस्वी तथा ASLV-D2 13 जुलाई 1988 ईस्वी के प्रथम दोनों प्रक्षेपण असफल सिद्ध हुए थे। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV इसकी 3 उड़ान कराई गई थी। प्रथम उड़ान असफल रही, जबकि द्वितीय एवं तृतीय उड़ान सफल रही। इसके निर्माण का उद्देश्य था 1200 किलोग्राम वर्ग तक के दूर संवेदी उपग्रहों को 900 किलोमीटर ऊंचाई तक की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक या समकालिक कक्षा में इसे स्थापित करना। यह एक 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में ठोस प्रणोदक यानी ठोस या ईंधन एवं द्वितीय व चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदक यानी द्रव ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसमें ठोस प्रणोदकों के तहत हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइडाइन का ईंधन के रूप में एवं अमोनियम परक्लोरेट का ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है।
द्रव प्रणोदक के रूप में मुख्यतः अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राइजाइन तथा N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कि कमरे के ताप का द्रवीभूत रहता है। भारत का पहला सैनिक उपग्रह PSLV-3 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय दूर संवेदी प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह TES यह उपग्रह देश के समुद्री इलाकों चीन तथा पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर होने वाली किसी भी घुसपैठ पर हमेशा नजर बनाए रखता है। GSLV जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनोमस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स GSLV यह एक शक्तिशाली 3 चरणों वाला एक भूतुल्यकालिक अथवा भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। ठोस प्रणोदकों के तहत हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का ईंधन के रूप में अमोनियम परक्लोरेट का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। द्रव प्रणोदक के अंतर्गत मुख्यतः अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राइजाइन तथा N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। क्रायोजेनिक तकनीकी में प्रणोदक के रूप में अत्यंत निम्न ताप का द्रव हाइड्रोजन -250 डिग्री सेल्सियस तथा द्रव ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होता है। GSLV की पहली विकासात्मक परीक्षण उड़ान असफल 28 मार्च 2001 रही थी। GSLV D1 प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-1 को अपने लक्ष्य यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित नहीं कर सका और लगभग 1000 किलोमीटर नीचे रहा। पर GSLV D2 ने प्रायोगिक संचार उपग्रह 1800 किलोग्राम के वजन GSAT-2 को पृथ्वी के समानांतर कक्षा से 37,000 किलोमीटर के ऊपर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। साथ ही साथ इसका इंडोनेशिया के बियाक और कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रक प्रणाली से संपर्क भी हो गया। GSLV D2 को 8 मई 2003 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के साथ ही भारत उन 5 देशों अमेरिका, रूस, यूरोपियन संघ, जापान और चीन के एलीट ग्रुप में शामिल हो गया, जो भू-स्थैतिक प्रक्षेपण में अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं। 28 अक्टूबर 2006 ईस्वी को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में भारत ने क्रायोजेनिक यानी पूर्व निम्न ताप अवस्था का सफल परीक्षण किया। 5 जनवरी 2014 ईस्वी को इसरो भारतीय अंतरिक्ष संगठन ने भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण की क्रायोजेनिक तकनीकी विकसित कर GSLV D5 क्रायोजेनिक इंजन को सफलता के साथ प्रक्षेपित किया। इसी के साथ भारत क्रायोजेनिक तकनीकी का सफल परीक्षण करने वाला 6ठा देश बन गया। पूर्व में क्रायोजेनिक क्षमता प्राप्त करने वाला देश अमेरिका, रूस, चीन, जापान तथा फ्रांस के पास था। नोट: अमेरिका ने एटलांस संटूर नामक रॉकेट में पहली बार क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया था। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी ग्रीक भाषा का शब्द है। क्रायोस का अर्थ है अर्थ के समान शीतलता, जिससे क्रायोजेनिक शब्द बना है। निम्नतः विज्ञान में 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। क्रायोजेनिक निम्न ताप अवस्था वाले इंजनों में अति निम्न ताप -250 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में तथा ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का ऑक्सीकरण के रूप में प्रायोगिक होता है। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी में इस प्रणोदक को तरल अवस्था में ही प्रयोग में लाया जाता है। इसमें ईंधन के परम तापीय अवस्था में प्रयोग किए जाने के कारण ही इसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन
की विशेषताएं। नंबर 1, क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होने वाली द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन के दहन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ठोस ईंधन आधारित ईंधन से प्राप्त ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है। नंबर 2, इसमें ईंधन के ज्वलन की दर को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ठोस ईंधन से प्रचलित होने वाले इंजन की ज्वलन दर को नियंत्रित कर पाना बेहद मुश्किल होता है। नंबर 3, इसमें प्रणोदक की प्रति इकाई भार में अधिक बल उत्पन्न होता है, जो यान को अधिक थ्रस्ट यानी बल प्रदान करता है। भारत का मिशन चंद्र अभियान। चंद्रमा पर खोज कार्य व वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत का पहला मिशन है चंद्रयान प्रथम, जिसे 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C11 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया, जबकि यह विश्व का 68वां चंद्र अभियान था। प्रथम चंद्र अभियान यानी प्रथम चंद्रयान सोवियत संघ ने 2/1/1959 ईस्वी को भेजा, जबकि दूसरा चंद्रयान अमेरिका 3/3/1959 ईस्वी को भेजा। रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान तथा चीन के बाद चंद्रयान यानी चंद्रमा पर भेजे जाने वाला भारत छठा देश बना। नंबर 11 पेलोड युक्त चंद्रयान प्रथम से सिग्नल प्राप्त करने हेतु 32 मीटर व्यास की एक विशाल एंटीना की स्थापना बेंगलुरु यानी कर्नाटक से 40 किलोमीटर दूर ब्याहलाल में की गई, जो कि पहला अवसर था जब 11 उपकरणों को एक साथ विभिन्न प्रकार के अध्ययन के लिए किसी यान के साथ भेजे गए। इस अभियान में देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी भेजा गया, जिसको चंद्रमा की सतह पर स्थापित करने का दायित्व मून इंस्पेक्टर प्रोब चंद्रमा को सौंपा गया। भारत का मिशन मंगल अभियान 5 नवंबर 2013 ईस्वी को मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु मंगल ग्रह की परिक्रमा करने भारत के इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। मंगल यान यानी मार्स ऑर्बिट मिशन मोम 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसी के साथ अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बना। भारत एशिया का भी पहला देश है जो मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ। भारत से पूर्व मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला देश अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ है। मंगलयान मंगल ग्रह से निकटतम स्थिति में आने पर 365 किलोमीटर दूर ही रहेगा तथा अधिकतम 8000 किलोमीटर दूर रहेगा। इसमें लगे उपकरणों का उपयोग भविष्य में मौसम, जमीन, खेती और संचार उपग्रहों में किया जा सकेगा। नासा, ESA और रॉसकॉस्मोस के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है। इसरो की इस मंगल मिशन की कुल लागत 450 करोड़ रुपया है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 1350 किलोग्राम वजन वाले कार के आकार में मंगलयान के जरिए लाल ग्रह पर जीवन के संकेत, मीथेन गैस की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। मंगल ग्रह का चक्कर लगाते हुए मंगलयान वहां मौजूद गैसों, खनिज, ग्रह के धरातल की संरचना व पानी की मौजूदगी आदि के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। 5 नवंबर 2013 ईस्वी को मंगलयान के प्रक्षेपण की सफलता से इसरो के मंगल अभियान का एक चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। संचार उपग्रह GSAT-18 का सफल प्रक्षेपण। इसरो ने अपने एक और प्रसारण उपग्रह GSAT-18 को पृथ्वी की भू-स्थितिक कक्षा में स्थापना 6 अक्टूबर 2016 ईस्वी को की है।
3404 किलोग्राम वजन के इस उपग्रह का प्रक्षेपण यूरोप की एरियन 5 BA 231 के जरिए फ्रेंच गुयाना के कोरू स्थित प्रक्षेपण केंद्र से 6/10/2016 को किया गया। GSAT-18 के भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित होने से इसरो के कार्यशील संचार उपग्रहों की संख्या अब 15 हो गई है। इससे देश में प्रसारण सेवाओं को बल मिलेगा। GSAT-18 पर 48 संचार ट्रांसपोंडर तैनात है। इस उपग्रह का जीवन काल 15 वर्ष अनुमानित है। GSAT-18 इसरो का एरियन स्पेस कंपनी द्वारा प्रक्षेपित 20वां उपग्रह है और फ्रेंच गुयाना यहाँ एरियन स्पेस कंपनी का प्रक्षेपण केंद्र कोरू में स्थित है। वास्तव में दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक तट पर स्थित एक फ्रांसीसी उपनिवेश है। भारत का परमाणु ऊर्जा अनुसंधान कार्यक्रम, भारत का परमाणु ऊर्जा संस्करण यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।